यार आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आज हमने बात की ड्रॉप शिपिंग में, आज हमने बात की एफिलिएट अर्निंग पे, आज हमने बात की शॉपिफाई पे, आज हमने बात की पेमेंट गेटवे पे, आज हमने बात की रिटर्न्स पे और बेतहाशा। एक कस्टमर से भी मेरी बात हुई, बहुत लर्नेड कस्टमर थे, उनको भी ये नहीं पता था कि मतलब मैं प्रीपेमेंट करता हूँ, मेरा कैश स्टक हो जाता है। मैंने कहा यार अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिला तो आप क्या करते हैं? कह रहे मैं ब्रांड की बैशिंग करता हूँ। समझे 10 उसने ऑर्डर किया, 3 पहुंच गया, वो 3 ले ले क्योंकि उसकी नीड 3 की थी, 7 वापस जाएंगे। ठीक है जी। दुबई और सऊदीया की रिटर्न का रेट पता है किसी को? मोर देन 50%। एक बंदा डिफरेंट ब्रांड्स पे जाके ऑर्डर प्लेस कर रहा है, हर ब्रांड वाला उसको शिप कर रहा है और उसके पास रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो वो डाटा है कि हमारे पास है जो कि हम ब्रांड्स के साथ शेयर कर रहे हैं कि यार ये ब्लैक लिस्टेड है। मैं सब यूथ की तरफ से सवाल कर रहा हूँ आपसे कि अगर कोई लाइक सपोज कर लें कोई 5000 के करीब बच्चे हैं, वो इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स की फील्ड में, लेकिन वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, वो ऑफिस बेस्ड जॉब नहीं करना चाह रहे। शॉपिफाई जिस टाइम मशहूर होना शुरू हुआ था ना, तो वो गया था मेंटोर्स के पास, वो लोग जो वर्डप्रेस या वेब डिजाइनिंग पढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हैदर काजी और हम बैठक सीरीज एपिसोड 2 से आज मुखातिब हैं और बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशली आप लोगों का बैठक का जो पहला एपिसोड है जिसको आपने बहुत ज्यादा मोहब्बत दी और आपकी मोहब्बत के सिलसिले में ही हमने इसका एपिसोड 2 और अब हमने कोशिश की कि इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो गेस्ट है हमारे साथ उनकी जितनी भी तारीफ की जाए काम है उस्तादों के उस्ताद यामीन मलिक साहब और हमारे पास इमरान शेख साहब जिन्होंने हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लगाया, ऑनलाइन एजुकेशन सिखाया। तो ये भी मेंटर्स के मेंटर्स हैं और कराची से स्पेशल मेहमान इस दफ़ा हमारे पास आए हैं जो अब लाहौर शिफ्ट हो गए। स्विच के करता धरता को फाउंडर जनाब रज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। तो टॉपिक का मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले यामीन मलिक साहब से मेरा सवाल होगा कि सर क्या लग रहा है आपको कि इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में कितना पोटेंशियल है, कहाँ जो है इस वक्त आप इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं और आगे आने वाला टाइम आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान से कोई इस तरह की फॉर्च्यून 500 कंपनीज वाली कोई कंपनी निकलेगी? क्या हम ग्लोबल एक्सपेंड कर सकते? सर हम ग्लोबल एक्सपेंड कर सकते हैं? वैसे शॉर्ट कर देता हूँ सवाल, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी है जो इस वक्त पोटेंशियल रखती है कि ग्लोबल एक्सपेंशन में या ग्लोबल में अपना नाम बनवाने के लिए? हाँ, अब तो मैं गुज़िश्ता 5 साल से सेगमेंट पे मुख्तलिफ मालकान के साथ काम कर रहा था, तो उसमें से वो तो नहीं गए लेकिन 3-4 लोग चले गए। सफ़ायर चला गया, खाड़ी ऑलरेडी जा चुका था, जाके वापस आके फिर दोबारा चला गया। खाड़ी हमारी गुफ्तगू का ना वो एक परमानेंट मेंबर बन गया। हाँ, काफी देर से ना डिस्कशन चल रही है और खाड़ी हर 2 मिनट बाद खाड़ी आ रहा है, हाँ, मोहब्बत दिख रही है। सफ़ायर चला गया। असद मलिक हैं, असद मलिक के ज़रिए काफ़ी डिज़ाइनर चले गए और वो वहाँ पे एक मल्टी ब्रांड स्टोर का भी आगाज़ 2-3 मुल्कों में कर चुके। मैंने हाथ देखे यही वाला इस्तेमाल किया। सर मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कंपनियां कम और एम्प्लॉयज ज़्यादा चले गए। चलो यार, अच्छा है, कुछ हमारा एक्सपोजर तो बढ़ेगा ना। अच्छा, इसी तरह मेरे पास एक ब्रांड कैटेगरी ब्रांड आया था, मरियम आर्या। मेरी जितनी पहुंच थी या जितनी उनकी रसाई थी, क्या हुआ कि हमने उनका स्टोर दुबई में खुलवा दिया और वो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे उनको जगह मिल गई और वो माशाल्लाह सर्वाइवल से ऊपर जा रहे हैं। तो जो मेरी बस में था मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जैसे अब ग्लोबल एक्सपेंशन पे इस वक्त साया काम कर रहा है और वो फ्यूजन कैटेगरी में और ये जो आपकी वेस्टर्न कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न कैटेगरी बगैर वहाँ पे ना एथनिक चला गया। तो अब तो देखें, पाकिस्तान में तो भेड़ चाल है ना हमेशा से। 2 लोग चले गए, अब तीसरे के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है, जाने ही जाना है। तो अल्लाह करे इस चक्कर में ये सारे जाएं और कामयाब हो जाएं, क्योंकि इनको वेस्टर्न एक्सपोर्ट का या वेस्टर्न अपैरल का बनाने का, इनको डिज़ाइन करने का तजर्बा नहीं है इनके पास, लेकिन उसको कॉपी कैट करने का बहुत अच्छा तजर्बा है, जो 2-4 साल मार खा के सीख जाएंगे। सर आई थिंक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक ब्रांड ने इंटरनेशनल या ग्लोबल जाना है, ब्रांड इंटरनेशनल उसने ग्लोबल वाली साइड के ऊपर जाना है, उसके पास वो टीम ही नहीं है जिसका ग्लोबल के ऊपर एक्सपीरियंस हो। ग्लोबल पे हम जाएं कैसे? हम जैसे आपने बात की कि आपने वो स्टोर खुलवाने में हेल्प की या आपने अपने असर और रसूख यूज़ किए या वो सारी चीज़ें आपने प्लान की। अब आपने एक ब्रांड के लिए प्लान की, दूसरे ब्रांड को कौन प्लान करके देगा? उनके पास वो प्लानर नहीं है या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो आई थिंक वो ब्रांड को एक पूरा 360 के ऊपर एक पूरा प्लान चाहिए जिसमें उनके पास वो रिसोर्सेज भी चाहिए, वो लोग भी चाहिए, वो प्लानर्स भी चाहिए जो कि उनको एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करके दे। अच्छा देखिए, शुरू में तो जब ये मामला चलेगा ना, कुछ ब्रांड शहीद भी होंगे और कुछ गाजी होंगे। जो गाजी होंगे उनके पीछे कोई ना कोई वहाँ के लोकल एडवाइज़र, जैसे मेरे इल्म में आया कि जितने भी ब्रांड पाकिस्तान से बाहर प्लान कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे एडवाइजरी रोल में लोगों को जो एक्सपर्ट इन रिटेल हैं उनको ले लिया है। मैन पावर पाकिस्तान से सस्ती तो कहीं भी नहीं मिल सकती, इवन चाहे वो एक्सपोर्ट भी करें तो भी सस्ती होती है। तो मैन पावर का तो पाकिस्तानी ब्रांड का इशू नहीं है,
इनको एक एडवाइज़र या एडवाइजरी कंपनी एक ऐसी चाहिए जो इनके बजट में आ जाए, वो वहाँ पे अवेलेबल है। उसमें साउथ एशियन बैकग्राउंड की एडवाइजरी भी मौजूद है जो उनको वहाँ पे सही मूव करा सकती है, और गोरा एडवाइजरी भी मौजूद है। कुछ कंपनी गोरा एडवाइजरी ले ली, कुछ ने साउथ एशियन ले ली है। अमेरिका में, यूरोप में मेरे इल्म में 4 ब्रांड ऐसे हैं जो वहाँ की लोकल एडवाइजरी लेकर वहाँ पे प्लानिंग शुरू कर दी है। तो ये है कि आप वो पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट वहाँ नहीं ले सकते, ना ही पूरा वहाँ के लोगों को रोल या पे रोल पे नहीं ला सकते, लेकिन ये हाइब्रिड है, एडवाइजरी वहाँ से लेंगे, मैन पावर यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें आप। और ये जब आप फॉरेन एक्सपेंशन करते हैं तो ये प्रोविजन है आपके पास कि आपको कुछ एक्सपर्ट जो है वो वीज़ा मिल सकते हैं आपको। सर ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ अगर लोकल एक्सपेंशन की बात करें तो रिटर्न की वजह से भी शायद हमारा ब्रांड यहाँ से डिसहार्ट होकर बाहर मूव कर रहा है, या वो यहाँ से बड़ा हैप्पी है लोकल हमारी जो इकॉनमी है ई कॉमर्स को लेकर। 25% तो रिटर्न है, 50% भी रिटर्न है, तो ये रिटर्न को ट्रैक करने से रिटर्न कंट्रोल होगी या क्या एडवांस पेमेंट डिस्काउंट्स ऑफर करें? थोड़ा सा प्लीज़ रिटर्न। अच्छा देखिए, आप ना 25% रिटर्न पे ना आप खुश हो जाए, आप जन्नती लोगों में शामिल हैं। ठीक है जी। दुबई और सऊदीया की रिटर्न का रेट पता है किसी को? मोर देन 50%। जो अरब बायर है वो 50% से भी ज़्यादा रिटर्न करता है, क्योंकि वो ऑर्डर करके रेगिस्तान में चले जाते हैं, जहाँ कुछ भी काम नहीं करता तो घर पार्सल लेके घूम रहा होता है। तो ई कॉमर्स की जो इकॉनमी है वो इन चीज़ों की वजह ही से थ्राइव भी कर रही है कि आप उसकी सहूलत पे उसको पहुँचा सकते। आज वो नहीं है, नहीं भेजा, अब वो कहते हैं शिपर कर दें या सेकंड कॉल करें तो लग जाता है। तो आप तो अभी 50 पे भी नहीं हो, आप तो 25 पे, और अब ग्रेजुअली आप रिड्यूस कर रहे हैं। वहाँ देखिए 50% रिटर्न है, वहाँ क्या असर हुआ होगा? तो ये रोबो कॉल्स के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू रिटर्न को कंट्रोल नहीं कर सकते? हर दिन कॉल जाए, हर दिन फॉलोअप जाए, एक बंदा हर ब्रांड बिठा दे ट्रैकिंग को, रिटर्न्स की ट्रैकिंग को देखने के लिए। यार रोबो कॉल तो जो है पाकिस्तान में, अब देखें ना, पाकिस्तान में कुछ 17 किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं। रोबो कॉल बेचारा कहाँ सराइकी, बरावी, चित्राली समझ रहा होगा, रोबो भी परेशान हो जाएगा। कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे कि वो 051061 किसी भी पिक्सल के नंबर से या मोबाइल नंबर से जब कॉल जाती है तो वो बैलेंस जो है कट जाता है, इजी पैसा जैस कैश का। अच्छा, इस पे ना मैंने ना एक छोटी सी रील भी बनाई है, इसमें मैं आपको बताऊं कस्टमर रिटर्न क्यों मतलब करना चाहता है, कैश ऑन डिलीवरी क्यों है। देख, अगर तो पेड ऑर्डर होगा, एक तो इसमें यह है कि हमने स्विच के साथ मिलकर कुछ कैंपेन्स इस तरह की कि हमने पेड ऑर्डर्स को ज़्यादा किया, तो जैसे ही पेड ऑर्डर्स हुए तो रिटर्न कंट्रोल हो गए। लेकिन एक सर्टन रिटर्न की परसेंटेज हमेशा आपकी ना PNL में रहेगी। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो कस्टमर, एक तो ये है कि हमारी कैश इकोनॉमी है, हमारे पास हार्डली कोई 10,000 अकाउंट्स भी ऐसे नहीं है जिसके ऊपर 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे पड़े होंगे। सारा पैसा हम निकाल के कैश टैक्सेशन से बचने के लिए रखते हैं, तो हमारे पास है ही कैश, तो कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा ही रहनी है। तो जब कैश, अच्छा दूसरा मैंने करना भी ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे, इसलिए अब वो ना ट्रस्ट वाले इश्यूज़ नहीं रहते। अगर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, ट्रस्ट वाले इशू खत्म हो गए कि भाई वो ट्रस्ट नहीं है इसलिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं। इंसान चाह रहा है यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी करना, क्योंकि मेरे पास ना प्रिविलेज है कि आज मैंने ऑर्डर किया और जब ऑर्डर आएगा ना तो मैं उसको कह दूँ यार नहीं यार मैंने नहीं देना, ठीक है। उस दिन मेरे पास एक इंस्टिंक्ट आई हुई थी, कंपल्सिंग बाइंग बिहेवियर था, मुझे खरीदना था, मैंने खरीदा, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। तो वो आप रिटर्न की रीजंस निकाल के देख लें। लेट्स सपोज अगर 20% रिटर्न है ना, 17% रिटर्न जेन्युइन है, कस्टमर ने रिटर्न किया हुआ है। हाँ, उसमें से मेजोरिटी रीजन एक ये हो सकती है यार मैं उस दिन शॉप पे नहीं गया, मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया, लेकिन मैं कल शॉप पे जाके ले लिया, एक ये है। दूसरा ये है कि नहीं यार मैंने लेना ही नहीं है, वो एक होता है ना हैबिचुअल बायर, बस उसने खरीद लिया, उस वक्त पैसे थे या पैसे नहीं है। अच्छा नहीं, रिटर्न में एक और बड़ी मजेदार हमने एक डिक किया था। वो डिक निकला क्या कि खातून का आज मूड स्विंग था उसने आज बैठ के 20 ऑर्डर डाल लिया, 20 ब्रांड डाले, उसने डाल दिया। अच्छा, अब मूड स्विंग की वजह से ये नहीं कि वो खरीदना नहीं चाह रही, वो खरीदना चाह रही है। आप में से स्पीड ऑफ डिलीवरी किसकी है? जिसकी कल पहुंच गया, जब तक उसका मूड बाइंग का था, समझे 10 उसने ऑर्डर किया, 3 पहुंच गया, वो 3 ले ले क्योंकि उसकी नीड 3 की थी, 7 वापस जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 6 दिन तो उसको ऑर्डर पहुंचाने में लगा देते हैं, तो अब उसका मूड नहीं है। तो ये भी हमने एक डिग आउट किया कि स्पीड ऑफ डिलीवरी के लिए ब्रांड्स को भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में डिस्पैच हब बनाने की ज़रूरत है। ओमनी सिस्टम बनाए। और जी अल्लाह का शुक्र है मैं 100% ओमनी पे हूँ, मेरा वेयर हाउस से एक पीस नहीं डिलीवर होता। देखिए अब वो टाइम इफेक्टिव भी है वहाँ पे, अब वो टाइम इफेक्टिव भी है, कस्टमर को जल्दी मिल रहा है। अच्छा, थोड़ी सी मेरी रिसर्च इसके ऊपर इस तरीके कार की थी, सेल के ऊपर आपका रिटर्न रेशो बढ़ जाता है, कस्टमर 10 जगह से ऑर्डर कर देगा, जो वो आपकी वाली बात जहाँ से पहले उसको मिल जाएगा उसने रख लेना है, बाकी को उसने रिजेक्ट कर देना। अगर सर इसको हम एडवांस पेमेंट वाली तरफ लेके जाएँ चीज़ों को, जिस तरह हमने पहले भी कुछ वर्किंग की, तो आई थिंक ये हमारा मसला बहुत हद तक सॉर्ट हो सकता है। बट हमारी ऑडियंस एडवांस पेमेंट की तरफ नहीं आ रही,
ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी मेकिंग क्या हो सकती है, उसके लिए हम किस तरीके का वो हिकमत अमली लगाएं ताकि वो उस साइड के ऊपर हम का ज़रा एडवांस पेमेंट वाली चीज़ के ऊपर रुझान ज़्यादा हो। नहीं, ज़बरदस्त, बिल्कुल ये पता भी चल रहा है कि सबका इंटरेस्ट तो इसमें है यकीनन। हम ब्रांड पर्सपेक्टिव से, कंपनी पर्सपेक्टिव से बात करें अगर, कीपिंग असाइड पेमेंट गेटवे, तो ये तो नज़र आ रहा है कि सबका ये चैलेंज है और उसको वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट कोई एक पार्टी तो नहीं कर पाएगी। अच्छा, हमने अभी रिसेंटली तो ये देखा है जब से मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस आए हैं, उसके बाद से एटलीस्ट ये तो हुआ है कि प्रीपेड ऑर्डर्स में काउंट तो बढ़ा है। ये तो आपने भी मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपको पता है, पर्सनली भी हमारी सर्विसेज चल रही हैं आपके पास, कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वॉलेट्स, रास्त, वन बिल, एक ऑर्डर काउंट बढ़ना तो शुरू हुआ है। वो मतलब वो सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं आप, 25-35% तक का उसमें एडिशन आया है। उसका एडवांटेज यही है क्योंकि आपको प्रीपेमेंट मिल जाती है, आप उसको प्रायोरिटी सर्विस देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जैसे अभी हम ऑफलाइन भी डिस्कस कर रहे थे, कुछ जगहों पे ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया कि जो प्रीपेड ऑर्डर है उसको शायद बैकएंड, उसको दूसरे शेल्फ के ऊपर रख दिया गया क्योंकि इसकी तो पेमेंट आ गई ना, ये तो कस्टमर कहीं नहीं जा रहा, हमने इसको 7 डेज का बोला है, ठीक है 7th डे डिलीवरी कर देंगे, रादर देन इंसेंटिवाइजिंग दिस कस्टमर कि भाई अगर आपने पेमेंट पहले की है तो 7 डेज की बजाय हम कोशिश करेंगे कि 2nd या 3rd डे आपको डिलीवर कर लें। फिर ये एक जर्नी है ना जो हमें बिल्ड करनी है। दूसरा, इसी चीज़ से हम रिलेट करें कि प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं तो कस्टमर के पास ये बेनिफिट है कि खुदा ना खास्ता अगर प्रोडक्ट कोई फॉल्टी हो या टाइमलाइन फुलफिल ना हो तो वो चार्जबैक क्लेम कर सकता है। ये वो अवेयरनेस है जो शायद हम कस्टमर को बहुत ज़्यादा देते ही नहीं है। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी ब्रांड पे, उनको ये पता ही नहीं था। एक कस्टमर से भी मेरी बात हुई, बहुत लर्नेड कस्टमर थे, उनको भी ये नहीं पता था कि मतलब मैं प्रीपेमेंट करता हूँ, मेरा कैश स्टक हो जाता है। मैंने कहा यार अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिला तो आप क्या करते हैं? कह रहे मैं ब्रांड की बैशिंग करता हूँ, सोशल मीडिया पे लिख देता हूँ। मैंने कहा यार ये तो नहीं है ना तरीका। तरीका ये है कि आप अपने बैंक से बात करें। यार मैं बैंक से क्यों बात करूँ, मैंने तो ब्रांड को पेमेंट किया। फिर उनको जर्नी बताई, उन्होंने कहा यार ये तो हमें पता ही नहीं था। चलें, इसका हम थोड़ा सा ब्लेम हम खुद भी लेते हैं कि शायद हमने उतनी अवेयरनेस नहीं क्रिएट की, बट दिस इज समथिंग जो हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड, एक जो तरीका है जिसके ऊपर हम एक्टिवली काम कर भी रहे हैं ब्रांड्स के साथ मिलकर, वो ये है कि प्री पेमेंट को प्रमोट करें, उनको कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करें। हो सकता है वो डिस्काउंट हम और आप ना ऑफर कर सकते हो, बट पेमेंट स्कीम्स कर सकती हैं। हम बैंक्स के साथ बात करते हैं, जैसे अभी हम जस्ट कैश के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई है, स्विच बिकेम द फर्स्ट प्लेयर जिसमें एग्रीगेशन पे वो कैशबैक कैंपेन ऑफर करेंगे इंशाल्लाह। सो हम मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ उस पर काम कर रहे हैं कि अगर आप जैस कैश के थ्रू पेमेंट करें तो आपको सर्टन कैशबैक ब्रांड को भी नहीं मिल रहा, ना स्विच को मिल रहा है। जो कस्टमर पे कर रहा है वो इंसेंटिवाइज हो रहा है, तो उसको फिर मजा आ रहा है कि हाँ यार मैं किसी और ब्रांड पे भी मुझे अगर स्विच नजर आता है उसके थ्रू पेमेंट करूंगा तो मुझे फौरन कैशबैक मिलेगा, चाहे वो 500 रुपीज़ का हो, 1000 रुपीज़ का हो। ये वो इंसेंटिवाइजेशन है जो हमें ड्राइव करनी है, हम स्कीम्स के थ्रू भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसी से रिलेटेड मैं ये भी समझना चाह रहा था कि हमने ये भी सुना है कि शायद हम अपने पास फ्रीक्वेंट कैश अब्यूजर्स जो होते हैं उनकी भी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। क्या ये वो चीज़ है जो हम, मतलब आप लर्नर लोग हैं, सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, हम आपके साथ मिलके कुछ इस पर कोलैबोरेट करें कि जो कैश ऑर्डरिंग करते हैं, जैसे मलिक साहब ने भी अभी शेयर किया, और फिर वो 10 जगह से ऑर्डर करते हैं, जिसकी डिलीवरी पहले हुई उसको ये डोमिनेट हो रहे हैं, ये ब्रांड्स हम 3-4 लोग मिलकर हम शेयरिंग करते हैं, और इनकी हमने एक ग्रे लिस्ट बनाई हुई है जो हम आपस में शेयर करते हैं। लेकिन वही बात अभी हो रही थी कि हमारे पास डाटा शेयरिंग को ऐसे ही कोई होली बुक करार देते हैं कि ऐसा कि तुम्हें अपने, तो तुम्हारे अपने डाटा का तुम्हें खुद तो फायदा है नहीं, और तुम दूसरे से कहते हो कि एनडीए साइन करो। तो जो चीज जो तुम्हारे अपने इस्तेमाल की नहीं है वो तुम कह रहे हो दूसरा ना इस्तेमाल कर ले कहीं उसको। अभी मैं बताऊं, आपकी जितनी फैसिलिटीज हैं, जो कुछ है, जो पाकिस्तान का बायर एज वाइज सेगमेंट देखें तो उससे सबसे बड़ा जो ड्राइवर है वो 18 से 30 साल वाला है। आप उसके मुताबिक प्लान्स बनाएं, उसको अपील करें। फैशन को सिर्फ ड्राइव यही सेगमेंट कर रहा है, ठीक है जी। अब ये वो लोग हैं जिनको कैश कोई नहीं है, ये आज के लोग हैं। ये यूरोप अमेरिका के जो वीकली लाइफस्टाइल वाले लोग थे ना, ये वो हैं। इन्होंने इस वीक में या तनख्वाह आने के बाद ये डिजिटल पेमेंट करके फारिग कर देते अपने आप को। इनके हिसाब से बनाए, इनके कोई इंस्टॉलमेंट बनाए, कोई इनको प्रमोशन इस तरह दें। लेकिन ये इंस्टेंट वाले लोग हैं। मसलन किसी एज ग्रुप का ना कोई मंडे लगा दें आप कि जी इस एज ग्रुप के लोग जो है ना वो मंडे को आए हैं शॉपिंग करें, ये हैं उनके सेम डे उनको दे दें। और पेमेंट पे ट्रांसफर जो है वो यही लोग होंगे, मेरे जैसे बाबे नहीं होंगे। हम ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, हम नहीं हो सकते। यही लोग टैक्स हावी भी हैं। इन्हें ही पता है कि QR कोड की तरह से पेमेंट, ये पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, वॉलेट, सबको पता है। तो अच्छा, मैं भी बैंक की कॉन्फ्रेंस थी कराची, आपसे मुलाकात हुई वहां। अब वहां देखें, इस सेगमेंट को सर्व करने के लिए जो प्लान कर रहे हैं वो सब 55 से ऊपर के लोग थे जो इनकी जरूरतों को ही नहीं जानते। इनके मसाइल के उनको तो पता नहीं कि इनके ब्रेकअप के कितने मसाइल हैं और बड़े मसाइल हैं, ठीक है।
पर्सनल स्पेस का इनको मसला है, वो ये सोचती ही नहीं है। अब 55 ईयर्स ओल्ड और 25 वाला, तो 2 जनरेशन का फर्क आ गया यार उसमें। तो ये मैंने वहां भी कहा था कि आप लोग जिस एज ग्रुप के आप लोग, मैंने कहा था वहां पे कि जिस एज ग्रुप के आप लोग हैं, आप लोग एआई की बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप रियल जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है उस पर काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि हम एआई पे काम करेंगे। तो एआई के जो लोग हैं वो ये लोग हैं, इनसे प्लान डेवलप करवाएं। अच्छा सॉरी हैदर भाई, एक चीज़ और कि रजा भाई ने भी जो बात की, आप सर ने भी बात की, वो डेटा शेयरिंग नहीं होती है, वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरे पास अभी जितने मेरे जो क्लाइंट्स वगैरह काम कर रहे हैं, जिनके साथ मेरी ऑलरेडी वो चीज़ें चल रही हैं, उनको मैंने बोला यार आपके पास ये जो डाटा है ये आप एसोसिएशन के साथ शेयर करो, और इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज जिस तरह फेक ऑर्डर्स की बात है, ठीक है, कि यार एक बंदा डिफरेंट ब्रांड्स पे जाके ऑर्डर प्लेस कर रहा है, हर ब्रांड वाला उसको शिप कर रहा है और उसके पास रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो वो डाटा एक हमारे पास है जो कि हम ब्रांड्स के साथ शेयर कर रहे हैं कि यार ये ब्लैक लिस्टेड है। इसको थोड़ा सा और अच्छे मॉडल पे करने के लिए कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक जिस तरह ऑर्डर ट्रैकिंग होता है उसी तरह का एक पैरामीटर डाल दिया, वहाँ पे जाके आप कस्टमर का नाम या फ़ोन नंबर, सॉरी नाम से नहीं, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाल दो, तो वो आपको बता देगा यार आपका मोबाइल पीटीए अप्रूव्ड है या नहीं Certified है, है। सर्टिफाइड। तो वहाँ पे वो आपको यस नो में आंसर दे देगा। अच्छा, यही अब वो बहुत डाटा अच्छी शेयर नहीं हो रहा किसी के साथ भी। अच्छा नहीं, हम आपके साथ, आप जब भी हम आपसे टाइम लेंगे खुद, और इस तरह का डाटा मंथली बेसिस पे आपसे शेयर करते हैं। मैं 2 ब्रांड देख रहा हूँ, मैं और भी लोगों को इस बात पर प्रमोट करूंगा कि ये एक ऐसा पेन पॉइंट, अभी हम बात कर रहे थे रिटर्न की 25% की आप करते हैं, अगर ये सर्विस जो है 5% मिलनी चाहिए तो हमारे तो लुटियां खत्म ना हो। ऐसे इसमें एक हद तक तो हम इसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बताऊं, हमने ओएमएस अपना जो यूज करे ना उसके ऊपर ये सिस्टम बनाया। वो ओएमएस 10 और कंपनियों पे लगा हुआ है, बजाय इसके कि वो डाटा बताए किस कंपनी का है, उसने एक सिस्टम बना दिया कि ये जो कस्टमर है ना, इसका मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक लेट्स सपोज इसकी जो रिटर्न प्रोबेबिलिटी है ना वो 70%। तो मेरे पास इवन मैंने ये देखा है कि अगर लेट्स सपोज को 20% 30% है, लेकिन हमने अगर उसको कुछ इंसेंटिवाइज किया हुआ है ना, मेरा अगर 20% रिटर्न है, मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ प्रीपेड ऑर्डर्स पे, तो भी मुझे फायदा है और रिटर्न भी हो रहा है, तो कस्टमर वो ले रहा है। कस्टमर की नजर हटती वहां पे है कि जब वो प्रीपेड ऑर्डर कर रहा है और हम उसको डिलीवर ना करें, जो आपने पॉइंट किया ना कि हम 6 दिन बाद दे रहे हैं। एक एनालिसिस के मुताबिक, मेरी एक रिसर्च है इसके ऊपर, कि the probability of a product to get return is 70% higher for the order which takes 4 days to get out of from your warehouse। यानी कि प्लेसमेंट ऑर्डर हुई है, अगर आपने 4 दिन लगा दिया ना तो 70% प्रोबेबिलिटी इसकी रिटर्न की बढ़ जाती है। जी जी जी। तो एक तो हमें अपने ब्रांड पे करना है। सेकंड ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हैबिचुअल रिटर्न करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो जो कम बास्केट साइज का प्रोडक्ट ना उसको वो फिर भी ले रहे हैं। तो ये ना सर एक कस्टमर की, फिर मैं कहूँगा कि एक आदत है, वो रिटर्न करना चाहता है, वो एक प्रिविलेज समझता है कस्टमर पाकिस्तान का, या हो सकता है सऊदीया का भी आपने बोला नहीं, ऐसी है, है। ये साइकी है। देखिए ना, स्टोर पे क्या होता है, मतलब स्टोर पे जो कन्वर्जन रेट है मॉल्स का वो कितना है, 8% है। 8% बिल्कुल। तो उसके हिसाब से तो ई कॉमर्स बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं है, हमें इसी साथ जो है ना आगे बढ़ते रहना है। ये इसको प्रॉब्लम ना समझे, हमारे यहाँ हर चीज को ना आरओआई से कनेक्ट कर देते हैं, ये आरओआई नहीं है। तो फिर आप, इसका मतलब है कि जो स्टोर विजिटर हैं फिर आप 100% ले लें उनसे, सेम नहीं आएगी, हो नहीं सकती ना। वो नहीं। हैदर साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि करियर कंपनीज और राइडर का कोई फॉल्ट नहीं है, उनको कोई ब्लेम नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन कस्टमर और क्लाइंट का फॉल्ट है, बीच वाली जो पार्टी है वो बाइज्जत बरी है। असल में 7% नहीं करोगे। हाँ, बहुत सारे राइडर, हम ये समझते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, चोरी हो जाता है, डकैतियां हो रही हैं, वो इस वजह से भी ऐसे इलाकों में खुद से नहीं जा रहे होते ऑर्डर लेकर, वो खुद से कहते हैं जी कस्टमर ने रिटर्न की है। शेख साहब ये जब issues भी हमारे- रिटर्न आप देखते हैं ना तो उसकी 10 रीजन है, हाँ। 10 रीजन में इट कैन बी वन ऑफ रीजन, One reason, बट हम आज वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो इससे हटके है। हर वक्त कुरियर का कसूर नहीं है, यकीन माने इस वक्त मैं एक कुरियर का नाम लेता हूँ, लेट्स सपोज पोस्टेक्स, बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रहा है यार वो। जब आपकी डिलीवरी होने जा रही है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है जी आज इट्स आउट फॉर डिलीवरी, अगर आप नहीं है आप राब्ता कर लेंगे, कुरियर वाले का नंबर है, कोई इशू है, प्रीपेड ऑर्डर पे वो कोड बताता है कि भाई ये कोड अगर जब तक आप नहीं बताएंगे राइडर को, आप आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेंगे। सो हर चीज मेरे ख्याल है कुरियर पे हमें नहीं डालनी चाहिए। देयर आर चैलेंजेस। चलिए सर, कुरियर की बात हो रही है तो कुरियर की बात कर लेते हैं आप। अभी यहाँ पे सर ने बात की इंसेंटिव देने की, आपने भी, तो वो इंसेंटिव आप राइडर को क्यों नहीं देते? राइडर को मिलता है ना इंसेंटिव, क्यों नहीं मिलता यार? नहीं मिलता है राइडर ना। को मिलता है। अब इस वक्त जितनी सपोर्ट इस टाइम पे कुरियर वालों को ब्रांड्स करे, मेरा नहीं ख्याल की हिस्ट्री में कभी किसी ने की होगी। इससे पहले तो इनकी अपनी रेड ओशन ही खत्म नहीं होते थे, इनकी प्राइस वार्स ही खत्म नहीं होती थी। आप हमसे अपफ्रंट, आप उनके साथ 80 रुपए कर रहे हैं, पहले क्या होता था जी हमसे 70 ले लो, फिर 50 ले लो, फिर जब देखा कि वो फिजिबल नहीं है, कंपनियां बंद हुई तो कहा जी हमसे अपफ्रंट ले लो। फिर ये जितनी कंपनियां आके गंद मचा रही थी ना, सब बंद होगी। अब सिर्फ वही खड़े हैं कि जिन्होंने वाकई जेन्युइन काम मतलब किया। उमर साहब, आप ये बताएं कि 3 दफा एक राइडर अटेम्प्ट करता है ऑर्डर को डिलीवर करने के, अगर पहली दफा वो नहीं होता। शेख साहब मुझे एक बात बताएं, कितने ऑर्डर आपके रिटर्न आ गए हैं जो आपके अंदर? अच्छा देखें, रिटर्न जो है ना, ये मसला नहीं है, जिस तरह सर ने भी बोला, हैदर भाई ने भी बोला, ये न्यू नॉर्मल है।
सही आप अपने माइंड में रखो यार, आपके पास 100 ऑर्डर आने हैं और 75 आपके डिलीवर होने हैं, आपका हिसाब 75 के हिसाब से चल रहा है, सही ठीक है। ये आपकी इंडस्ट्री का नॉर्म है, ये आपका न्यू नॉर्मल है। सेकेंडली, आपके पास जो 25 ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं, उन 25 का आप बैठ के हिसाब निकाल लो। 5 से 7 ऑर्डर्स आपके कोरियर की वजह से भी हैं, ठीक है। 5-7 आपकी अपनी अपनी वजह से हैं। कस्टमर ने एड्रेस लिखा हुआ लाहौर और आपने डिस्पैच कर दिया, और भाई इतना बड़ा लाहौर है कि घर पे जाके कुंडी खड़का के पूछेगा कि यार ये बशीर इधर रहता है या नहीं रहता। आपने उसका एड्रेस वेरीफाई नहीं किया, आपने उससे डबल फ़ोन नंबर नहीं लिया, आपने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, आपकी भी कसूर है उसमें, ठीक है। और कस्टमर का भी कसूर होता है, जैसे हम बात करें कस्टमर का मूड स्विंग हो गया या उसने सेल में लिया जो पहले पहुंच गया। दूसरा, कस्टमर की भी जेन्युइन मजबूरी होती है। मैं मीटिंग में बैठा हूँ सर, मुझे 10 दफा कॉल आई, मैं नहीं उठा सका, वो ऑफिस में बाहर रिसेप्शन पे खड़ा रह के चला गया। सेकेंडली, जो हैदर भाई बात कर रहे थे, अगर हमने पिछले 2 साल पहले भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई थी और बात करते थे हम कि आप कोरियर कंपनी से रेट के ऊपर कभी लड़ाई नहीं करो, आप उनसे लड़ाई करो सर्विस के ऊपर। यार मैंने एक कोरियर कंपनी को बोला कि यार तू मुझे 300 रुपये भी रेट दे दे, मैं तुझे 300 रुपये पर पार्सल दूंगा, 100% डिलीवरी कर दे मुझे, ठीक है। और एक कोरियर के साथ हमने स्लैब वाइज पे काम किया, 95% डिलीवरी होगा ये रेट होगा, 90% होगा ये रेट होगा, 80% बिल होगा तो ये रेट होगा, ठीक है। और जिस हैदर भाई ने दोबारा बात की कि यार जो उससे हम प्राइस वार में गए, एक कोरियर कंपनी को मैंने भगाने के लिए बोला यार मुझे लाहौर टू लाहौर 30 रुपये चाहिए, उसने बोला ये डन, ठीक है। और उस टाइम में दूसरे कोरियर को 60 रुपये 70 रुपये के पड़ता। ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये अब उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने आके ये मुझे उसने ऑफर दी ना, उसने 50 लोगों को और भी यही ऑफर दी, उसने उसको लगवाया या वो उसके ऊपर ऑनबोर्ड हो गए, मार्केट को खराब किया, प्राइस रेट को खराब किया, इंडस्ट्री नॉर्म्स को खराब किया और वो बंद होके भाग गया। एक्सपीरियंस जो खराब होता है ना उमर, इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खराब हो रहा है ना, उसका ज्यादा मसला है। दूसरा ये मैं वही कह रहा था कि जैसे मतलब प्राइस वॉर वाली बात है ना, अगर मैं भी कोई अंडरकट करके दे दूं ऐसा रेट जो कि किसी के पास एग्जिस्ट ना करता हो, तो थोड़े दिनों बाद 6 महीने बाद मैं भी एग्जिस्ट नहीं करूंगा, आपका एक्सपीरियंस और खराब होगा। सो मेरे ख्याल में ये हमें समझना चाहिए कि एक दूसरे के बिजनेस को ऑनर करें, रिस्पेक्ट दें। याद आई हमारी बात तभी हो जाएगी अब। अच्छा एब्सोल्युटली, कुछ ऑप्शंस हैं जो चीपर हैं, भाई साहब हम प्रमोट करें। जी जी सर। बैंक्स जो हैं, बैंक से कार्ड पे 50, 25%, 50%, 40% डिस्काउंट पे रेस्टोरेंट में जाने शुरू हो गए। यार उन जालिमों ने पैसे बढ़ा दिए, ठीक है जी। मैं क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जिस मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट था वो इतनी जल्दी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी उनकी प्राइसेस बढ़ गई। क्योंकि हम तो इन्फ्लेशन को हमेशा वॉच रखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह कॉस्ट बढ़ रही है। हमारी कॉस्ट जिस हिसाब से उससे दुगनी कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि वो इंटाइज कर रहे हैं डिस्काउंट, उनकी ट्रैफिक बढ़ी जा रही है, उनकी प्राइस भी बढ़ी जा रही है। तो ये भी है कि इसको भी देखें, इसको कैसे मैनेज करेंगे। नहीं, आई एम श्योर इसको खैर वो लोग तो कर रहे होंगे उसे, बस इसको ट्रैफिक लाके दे रहे हैं तो उनको एडवांटेज। नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो इंसेंटिव है ना कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। अच्छा शेख साहब, मेरा आपसे सवाल है, माशाल्लाह तक लाखों में स्टूडेंट आप पढ़ा चुके हैं और हमने भी बड़ा अच्छा एक वो देखा है, तो आपके पास जो डिमांड है वो किस चीज की सर ज्यादा आ रही है? किस किस्म के लोग आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? किस किस्म का नॉलेज सीख रहे हैं? कहाँ फंस रहे हैं? कहाँ पे उसको ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है ना सपोर्ट कर सकती है? यहाँ पे ब्रांड के गुरु भी बैठे हैं, यहाँ मार्केटिंग के गुरु भी बैठे हैं, यहाँ पे पेमेंट पार्टनर के गुरु भी बैठे हैं और यहाँ पे उस्तादों के उस्ताद भी बैठे हैं। तो आप बताएं कि किस किस्म की क्वेरी इस वक्त उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में नए नए आ रहे होते हैं, सीख रहे हैं, उनको वो आ रही है, तो वो क्या है, वो उसके बारे में थोड़ी सी बात। इस वक्त ई कॉमर्स के अंदर जो ज्यादातर हम ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब जो बच्चा पढ़ाया, उसमें से एक मेजर चंक है वो ई कॉमर्स टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव स्किल्स का है। और उन स्किल्स के अंदर ई कॉमर्स में अब ड्रॉप शिपिंग की तरफ लोग जा रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करके इन्वेंट्री उठाकर, मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, न्यूबीज की बात कर रहा हूँ, बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, ब्रांड्स की या बड़े ब्रांड ओनर्स की या बिजनेस ओनर्स की बात नहीं कर रहा। उनके पास एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अगर है तो वो एड चलाने के लिए, वो मार्केटिंग करने के लिए, प्लस उनके पास किसी किस्म का COG पोर्टल भी नहीं है, ना ही उनको अप्रोच करना आता है। तो वो क्या करते हैं सर, एड चलाती हैं, लीड्स कलेक्ट करती हैं, ड्रॉप शिपिंग वाले वेंडर क्लाइंट को वो रेफर कर देते हैं, अपना एक मार्जिन ऑन ऑर्डर डिलीवरी वो ले लेते। तो इस वक्त ई कॉमर्स में अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल, लेकिन फिर उसमें एक बहस है वो हलाल है या हराम है। एक तो मुझे उस पर भी आपसे एक ओपिनियन चाहिए। सेकेंडली बिल्कुल हलाल है यार, इतनी मेहनत कर रहा है नहीं, बच्चों की तरफ से सवाल आती है धोखा। देखे ना, देखें असल क्या है, इंटेंट क्या होता है, नियत का दारोमदार, जी, ठीक है जी, यही है सारा, बिल्कुल ऐसी नियत है सबसे अहम माला। इसमें वो किसी को चीट तो करने की कोशिश कर नहीं रहा, वो कितनी मेहनत करके लीड जनरेट करके प्रोडक्ट्स उसके ला रहा है। जिसका पेपॉल और वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है उसके लिए हराम है, जिसके पास पेमेंट पाकिस्तान आ रही है उसके लिए हलाल है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर वो काम कर रहा तो ये इसकी सर बेसिकली तिजारत है, आप कहीं से माल ले रहे हो कहीं पे बेच रहे हो, तो ये तिजारत है और ये हलाल। बिल्कुल ऐसी। तो ये भी सुन्नत है। तो हैदर साहब, इसमें सिंपल ये है कि बच्चों के पास जो है ना, तो विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं है,
वो ई कॉमर्स का स्किल तो सीख लेती हैं, शॉपिफाई पे स्टोर भी बनाना आ गया, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी उनको ऑपरेट करना आ गई, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एक इवेंट पे फ्यूचर एनर्जी पे इन्वाइटेड था, वहाँ पे एक स्पीकर कह रहे थे कि आप में से कौन से लोग इस वक्त फूड पांडा के होम डिलीवरी के ऑर्डर डिलीवर करने के ख्वाहिशमंद है, कोई राइडर बनना पसंद करेगा? तो किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। हम क्यों राइडर बने, होम डिलीवरी के ऑर्डर हम क्यों दें? लेकिन यही लोग जो बाहर के मुल्क जाएंगे यूके में, तो ये होम डिलीवरी के ऑर्डर राइडर्स बन जाते हैं। तो असल में ई कॉमर्स की फील्ड में आने से पहले आपको किसी रिटेल या ऑनलाइन ब्रांड के साथ इंटर्नशिप करनी चाहिए। वो हैंड ऑन जूतों की दुकान खोलनी है, पहले जूता पहनाना तो सीखिए उसको, एक सेल्समैन बनेंगे तो ही आप वो फील आएगी। जब इतनी देर हो गई आपसे मिले हुए, अब मुझे एहसास हुआ कि आप वाकई उस्ताद हैं। अच्छा यमीन साहब, मैं आई अप्रिशिएट आपने जो लाइन ली ना, वाकई उसमें उस्ताद वाली झलक बड़ी अच्छी है। नो डाउट सर, बहुत मजा आया आपकी बात सुन के। यमीन साहब मैं एक इसमें ऐड करना चाहूंगा, एक मिनट के लिए आप देखिए सर, कितनी बड़ी एक मार्केट है। ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं सेल, ब्रांड्स कह रहे हैं हमारी सेल बढ़ाओ, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लेट्स सपोज ये 8 लाख रुपए की दुकान है, मॉल्स के अंदर चले जाए तो सर 20-20, 25-25 लाख, 30 सर अपने 40 लाख की भी दुकान दिखाई, इससे ज्यादा भी आपने देखी होगी, बट एक ब्रांड के एक स्टोर का 40 लाख रुपया रेंट था, मैंने वो भी देखे हुए। यहाँ पे इसके पास ऐसे और जितने इंस्टीट्यूट है उनके पास फौज इकट्ठी हुई है सर स्टूडेंट्स की। हर साल 4 लाख ग्रेजुएट हमारा निकल रहा है, उसके पास जॉब्स नहीं है मार्केट में। दुनिया में ये प्रूवन है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक मॉडल रहा है वो एफिलिएट का है। हर वेबसाइट पे गोरो की आप देखें, वहां एफिलिएट प्रोग्राम्स है, मार्केटिंग पूरे चैनल ई कॉमर्स बी ओवर एफिलिएट। बट हमने आज तक किसी ब्रांड ने इस पे काम नहीं किया कि वो एफिलिएट्स बनाए। आप हमारा प्रोडक्ट जाए सेल करें, कमीशन बनाए। वो ड्रॉप शिपिंग ढूंढ रहा है, वो गोरे की प्रोडक्ट देख रहा है, वो चाइना से लेके आ रहा है, वो हलाल और हराम के उसमें कॉन्सेप्ट में गिरा हुआ है। ये हलाल हराम पे याद आया था कि वो मैंने एक पॉडकास्ट देख रहा था, एक बड़े मशहूर प्रोफेसर है, नाम उनका मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था यार मेरे पास एक सवाल आया है जिसमें है कि मेरी शलवार में पॉकेट है और मैंने उसमें पैसे रखे हुए हैं, अब बताएं कि वो हलाल है हराम है। तो इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन की तरफ आपको लेके जाता हूँ। मैं अब मुझे पहली बात तो सुन के इतनी मजा आया कि 1.5 लाख स्टूडेंट, दिल खुश कर दिया आपने मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। रियल। अच्छा, मेरे लिए थोड़ी सी कबलत वक्त है ये बात करना, लेकिन मैं कोई अगर अच्छे आइडिया के साथ, अच्छी चीजों के साथ कोई आए तो मैं अपनी कंपनी, और शायद इन पर्सन छोटी सी कैपेसिटी है मेरी कि मैं उसका काम शुरू करवा सकता हूँ, ठीक, बट उसका आइडिया ब्रिलियंट होना चाहिए। हम उसका पार्टनरशिप मॉडल पे चले जाएंगे, हम उसका इन्वेस्टमेंट मॉडल पे चले जाएंगे। वेरी गुड। छोटी छोटी चीजें हम करने के मूड में हैं। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, जिनके पास फंड्स नहीं है, बजट नहीं है, बड़ा मुश्किल है। स्टार्टअप कब कराता था यूएस8, उसमें से एक बच्चा आया था गुजरात से, उसने वहां की एक इंडिजिनस मिठाई डेवलप की थी। तो मैंने उससे कहा अच्छा, मैंने उसको हाई मार्क्स दिया, वो फाइनल राउंड तक भी आ गया, सिलेक्ट नहीं हो सका उसका। मैंने उससे कहा यार तू बता कि तुझे कितने पैसे चाहिए? सब कहते मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो रिकग्निशन चाहिए थी बस। मैंने क्यों? कहते 3 लाख में काम चल पड़ा है मेरा। ऐसा कोई स्टूडेंट आया था, कोई ऐसा ब्रिलियंट माइंड आया था, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ उसको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी निकलवा। अच्छा यामीन साहब, इसमें ये भी देखा जाता है कि बच्चे जो आज के हैं ना, वो जॉब करना पसंद नहीं करते, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो बच्चों को जॉब पे रखने के बजाय उनको पार्टनर बना लें अपने काम के अंदर? कोई हर्ज तो नहीं है। मेरे पास अभी ना, मैं कभी इंटर्न्स पे हम बात कर रहे थे, तो ये बैठे ना, ई कॉमर्स के ग्रुप बैठे दोनों, इनसे पूछे इनको ट्रेंड स्टाफ की कितनी वाफिर है, कितनी शॉर्टेज है, पूछे जरा। हमने इसको बिल्कुल, मैंने इसको मतरूक कर दिया। मैंने अब सारी टीम ही नहीं ले दिया, हम उन्हीं को सिखा रहे हैं, उन्हीं से काम ले रहे हैं, और उनकी लेयर्ड बना दी है, स्पेशलाइजेशन बना दी है। पूरा काम एक को दे ही नहीं रहा है, स्पेशलाइज काम दे रहे हैं। जो काम ट्रेंड रिसोर्स 4 जॉब करता था, 4 के लिए मैंने 4 जूनियर रख के स्पेशलाइज जॉब पे लगा दिया। लेकिन उनकी रोटेशन कब लाऊंगा? साल बाद। उनके करियर प्लान दे दिया कि भाई ये 5 प्रोसेस है, ये 1.5 साल में कंप्लीट होना है, लेकिन साल पहला स्पेशलाइजेशन पे लगाना है। तो हम ये भी कर रहे हैं कि एक तरह से पूल भी बना रहे हैं, ना कि मैं हंटिंग पे चले इसका बंदा तोड़ लो, उसका तोड़ लो, ये नहीं कर। अब मैंने मना कर दिया, मैंने ये नहीं करना तुमने। अच्छा हैदर साहब, मैं यूथ की तरफ से एक सवाल कर रहा हूँ आपसे कि अगर कोई लाइक सपोज करें कोई 5000 के करीब बच्चे हैं, वो इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स की फील्ड में, लेकिन वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, वो ऑफिस बेस्ड जॉब नहीं करना चाह रहे, फंड्स भी नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम है 8 से 10 घंटे
लेकिन उनके पास ई कॉमर्स के स्किल्स भी हैं, तो हम कैसे उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, कैसे उनको ई कॉमर्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, तो उनको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए कोई आप लोग इंडस्ट्री के जो गुरुज हैं वो क्या कर सकते हैं? इमरान साहब, हमने ना मास्टर मल्टीफॉर्म के अंदर ना एक एफिलिएट में, फिर अगेन वही आज यहाँ एफिलिएशन पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, मल्टीफॉर्म के अंदर ना हमने एक एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया। जो भी एसेसरीज होती है ना, मोल्टी ऑर्थो बैक के कुशन वगैरह भी आपने देखा है, माशाल्लाह वज़ीर आज़म ने भी पीछे रखा हुआ था सऊदी साइनिंग के ऊपर। तो इस किस्म की जो एसेसरीज है ना, वो हमने डिफरेंट डॉक्टर्स जितने भी लोग हैं जो ऑर्थो के बैठे होते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, तो उनको ऑनबोर्ड किया हुआ है। तो अगर कोई इस तरीके से लिखता है तो उसको उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन बनता है। यार आपके जितने भी बच्चे हैं उनके खानदान में किसी ने तो स्टाइलो की जूती लेनी होगी, किसी ने तो बरीजे का कोई जूता लेना होगा, कोई कपड़ा लेना होगा, किसी ने XYZ ब्रांड से कुछ ना कुछ को बच्चों के कपड़े तो लेने होंगे, यानी कि आसपास खरीदारी हो रही है। यार इनको चाहिए, और हम ये उमर भाई से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि PA के अंडर हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें हम एफिलिएट प्रोग्राम हो, बच्चा वहां अप्लाई करे। और अगेन हर बंदे में वो बात नहीं होती, स्पार्क, यमीन साहब ने भी कहा ना कि उसमें स्पार्क होना चाहिए, तो आई एम विलिंग टू इवन इन्वेस्ट। देखो इन्वेस्टर बैठा है, लोग अपनी केमिस्ट्री में सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, यार बच्चे में वो तलब भी होनी चाहिए, एक गाइडेंस होनी चाहिए, गाइडेंस आप देंगे, तलब जो है वो उसके अंदर से खुद होगी। और अगर उसके अंदर होती है ना, तो हम इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, इसमें हम ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करेंगे, एंड इफ ही और शी सेल्स एनीथिंग फ्रॉम दैट ब्रांड्स बाय बिकमिंग द एफिलिएट मेंबर ऑफ दैट, तो उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन। आप इमेजिन करें, आप स्टाइलो की जूती खरीदने गए, आपने वैसे भी खरीदनी थी और आपको उसमें से कमीशन मिल जाए। तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है काम करेंगे जरूर, इट्स डुएबल। बाकी रजा भाई बैठे हैं, स्विच है, इसके अंदर पार्टनर्स आर देयर, और ये सबको इकट्ठा करना PA के प्लेटफॉर्म के अंदर, पार्टनर लेके आना हमारा काम, इन्वेस्टर लेके आना हमारा काम, बच्चे लेके आना आपका काम। लेकिन उसके बाद भी फिर कोई ना कमाए तो फिर अल्लाह का। यार जो लड़के लड़कियां जो बात जहां की आप बात करें, मैं आपसे यकीन माने, मैंने इससे ज्यादा अच्छी सेलिंग टेक्निक नहीं देखी। पजेरो, प्राडो, रेंज रोवर छल्ली की रेडी के आगे खड़ी हो जाती है। क्या किसी ने छल्ली ऑनलाइन भी बेची? तो ये देखें कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन आप ये देखें कि रेंज रोवर वाला अगर खड़े होकर ले रहा है वहां पे, खुद उतर के आता है, ड्राइवर भी नहीं बेचता, ना भी सिक्योरिटी देखता है, ना कुछ देखता है, जाता है लेता है। तो ये वो वेंचर्स हैं जहां पे यार अगर वो बच्चा बच्ची कहता है जी मैं कार्ड बनाना चाहती हूँ, यार कोई ना कोई तो हमें से कर ही देगा ना, 2-3 को कर देंगे, 1-2 को कर देंगे। इवन मैं आपको बैसे दिए जो आप प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, मैं अपने साथ बोर्ड के साथ बात करके कोई छोटी मोटी उनकी अगर प्रोडक्ट लाइन होगी तो हम उनके साथ पार्टनरशिप में चले जाएंगे। क्योंकि देखें ये तो सबने तय कर लिया, समझ भी लिया है कि ये जो कॉम अभी तक पल बढ़ रही है, इसने जाना डिजिटल है। जो रेंटल कॉस्ट है या जो इस तरह की चीजें इतनी हाई हो चुकी हैं कि अब उससे हमें निकलना तो पड़ेगा। बिल्डिंग ऑन टू व्हाट यू गाइस हैव सेड, हमारा वैसे स्विच का एक पार्टनर प्लेटफॉर्म तो है जिस पे साइन अप किया जा सकता है बच्चे, बट ये जो एफिलिएट वाला प्रोग्राम है इसको एक्सटेंसिवली बिल्ड भी किया जा सकता है अंडर PA। मतलब उसमें ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट है, जिसमें गेटवे है, और वो जैसे ही आपके ब्रांड्स होंगे, बच्चे ये अपनी वेबसाइट भी बनाएंगे, सोशल कॉमर्स भी बनाएंगे, उधर भी उनको प्रोवाइड करनी होगी सर्विसेज, पेमेंट एक्सेप्टेंस भी करें। पैरेलल है, यस, जितना SEO या ये बाकी प्लेटफॉर्म गई है उसके पैरेलल एफिलिएट काम पूरी दुनिया में कर रहा है। हमारे यहाँ मुसीबत है कि मैं चौधरी हूँ, उसको थोड़ा सा अपने पास रखना है ना। मुझे शुरू हुआ था ना, शॉपिफाई की अपनी केस स्टडी है, वो जब मेंटोर्स के पास गया था। नहीं अब मैं करूंगा नहीं। ऐसे शॉपिफाई जिस टाइम मशहूर होना शुरू हुआ था ना, तो वो गया था मेंटोर्स के पास। वो लोग जो वर्डप्रेस या वेब डिजाइनिंग पढ़ा रहे हैं, इमरान शेख टाइप लोग, ठीक है, इन लोगों ने शॉपिफाई को मशहूर करना शुरू किया। ये उस टाइम पढ़ा रहे थे वर्डप्रेस, इनको शॉपिफाई ने बोला यार आप शॉपिफाई के ऊपर लेके आओ, $25 स्टूडेंट ने मुझे देना, उसमें से $8 हर महीने में आपको दूंगा जब तक आप जिंदा हो। मर भी गए उसके बाद भी आपके अकाउंट में पैसे आते जाएंगे, एक पेंशन लगी है आपकी, ठीक है। उस एफिलिएट प्रोग्राम की वजह से शॉपिफाई मशहूर हुआ। होस्टिंगर पूरी दुनिया के सर उसने ये जो वेब होस्टिंग है ना उसको कैप्चर कर लिया सिर्फ अपने एफिलिएट प्रोग्राम से। पूरे साल का मैं आपसे $300 चार्ज करूंगा क्लाइंट को, उसमें से $180 मैं आपको दूंगा। और स्टार्ट में वो $250 देता था कि मैं एफिलिएट हूं, मुझे $250 मिल रहे हैं, उसको $50 मिल रहा है। इनकी बात देखिए, इनकी बात, क्योंकि इन पे लोगों का एतमाद है कि ये बात गलत नहीं करेंगे, और वाकई जो पीछे इनके ब्रांड या कंपनी खड़ी वो वाकई झूठी ना हो, तो एक क्लिक कर गया तो एफिलिएशन का जो एक बंद है ना वो टूट जाएगा और ये सारा एकदम सलाब आ जाएगा। दूसरा सर एफिलिएट, मैं खुद भी एफिलिएट मार्केटिंग से वाबस्ता हूँ और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके साथ मैं एफिलिएट हूँ, लोकल इंटरनेशनल, उसमें वो एक बहुत अच्छा इनकम स्ट्रीम और वो सारी चीज़ें डेवलप उससे होती हैं। तो मतलब मैं खुद इसका वो क्या कहते हैं उसको, एडवोकेट, हाँ एडवोकेट है ना बहुत।
फायदा उठाने वाला अच्छा, फायदा बेनिफिशियल हूँ इस सिस्टम का ना, बेनिफिशियल इस फायदा उठाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी एडवोकेसी ज्यादा कर सकता हूँ कि यार ये आपने चीज एक दफा बेचनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने उससे पैसा कमाना है। अमेजोन का 40% रेवेन्यू आपकी अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बिल्कुल। और ये इसी से रेलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त जब ये किसी को गाइड करेंगे कि वो इस ब्रांड के साथ काम करे, उस ब्रांड के साथ काम करे, फिर उसकी ऐसी एक बॉन्डिंग बन जाएगी उस ब्रांड के साथ कि वो खुद भी ग्रो होता रहेगा। ब्रांड शुरू का बेनिफिट नहीं देख रहा, जैसे ये इनका ब्रांड ग्रो करेगा, सोशल कॉमर्स ग्रो करेगा, इसके साथ साथ बाकी सब भी ग्रो करते रहेंगे। और शुरू में जो सपोर्ट करता है उसको आप याद भी रखते हैं हमेशा। एक बैठक सेशन शेख साहब, मैं सर कहूंगा सर हर बंदा बस कंक्लूड करे बैठक सीरीज, नो डाउट सर। यार जो एक एक पॉइंट डिस्कस हुआ, जो रजा भाई ने बोला, इमरान शेख ने बोला, यमीन मैन बोला, आपने बोला, कुछ मैंने बोला, वो एक एक पॉइंट पे आई थिंक 2-2 घंटे की डिस्कशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, वो हम एजू कॉमर्स का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं जी, बिल्कुल कॉमर्स एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन के दौरान ही आप कॉमर्स कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल है इस पे हम ई-कॉमर्स के काम साथ करेंगे, साथ इस पे हम बहुत का अच्छा काम करेंगे। प्लान खड़ा करेंगे। हर एक बंदा बस कंक्लूसिव रिमार्क्स की तरफ जाए और बाकी सबसे बात करते तो बैठक सीरीज ही कंटिन्यू है। और आज सेकंड एपिसोड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है और ये चीजों से चीजें निकल रही है और आप लोगों के बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स इसके अंदर निकल रहे हैं। तो रजा भाई कंक्लूसिव रिमार्क्स की तरफ चलते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि हम मतलब ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके साथ काम करें। हम कुछ एनजीओ के साथ काम करते हैं जहाँ पे हम उनके लोगों को जाके ट्रेन करते हैं, बताते हैं कि बिजनेस कैसे सेटअप करें, पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करें डिजिटली। सो अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ पीए के थ्रू मिलती हैं, इमरान के थ्रू मिलती हैं, सो व्हाई नॉट। आई मीन वी आर विलिंग टू डू दैट, इवन ऑफर सम फ्रीबीज टू द अपकमिंग ब्रांड्स। वो उससे फ़ायदा उठाएं, वैलिडेशन करें अपने बिजनेस की। अगर ग्रो करेंगे फिर हम बिजनेस की बात करेंगे कि क्या कमर्शियल्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम 8 से 10 हज़ार बच्चा हर महीना जो पढ़ा रहे हैं, अब उनको एम्प्लॉयबल करने जा रहे हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के साथ एक ऐसा एफिलिएट मॉड्यूल डिजाइन करेंगे जहां पर उनकी वेबसाइट्स पर साइन अप का सिंपल ऑप्शन होगा और उसके बाद आपको कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ेगी कुछ बेचने के लिए। आपको सिर्फ अपने मार्केटिंग के स्किल, एडवर्टीजमेंट के स्किल, कम्युनिकेशन के स्किल जो सिखा दिए गए हैं आपको, उसको इस्तेमाल करते हुए और हर दिन अपने व्हाट्सएप बिजनेस, अपने इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक को यूज करते हुए रोजाना 10-15 ऑर्डर भी आप जनरेट करें। हैदर साहब हैं, यामीन साहब हैं, उमर साहब हैं, रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। तो बड़ा बेहतरीन किस्म का कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ब्रांड्स क्रिएट किया जा सकता है बाय द टर्म ऑफ एजू कॉमर्स, कि हम एजुकेशन के दौरान ही अपना कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए। ओवर टू उमर जी। थैंक यू शेख साहब। और आई थिंक जो आज की हमारी डिस्कशन थी वो बहुत एक सीरियस नोट्स के ऊपर भी गई, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर हमें शायद दोबारा बैठना पड़े और नेक्स्ट टाइम हम एक एजेंडे, एक पॉइंट के साथ बैठेंगे, ये डिस्कशन पॉइंट्स है, उसके ऊपर हम डिस्कस करें। और सेकेंडली हम सिर्फ डिस्कशन नहीं करें, हम उसको एग्जीक्यूशन फेस में भी लेके आए। हमारे पास पेमेंट ऑप्शंस हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स की पावर है, हमारे पास रिटेल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास ई कॉमर्स के गुरु है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपकी ई कॉमर्स इंडस्ट्री ट्रस्ट करती है। वो एक अनबाइज्ड आपका इदारा ई कॉमर्स एसोसिएशन जो है, ठीक है, वो किसी भी एक साइट के ऊपर नहीं है, किसी भी एक के हम लॉजिस्टिक्स के साथ भी हैं, हम कुरियर के साथ भी, हम पेमेंट के साथ भी हैं, हम ई कॉमर्स और रिटेल के साथ भी हैं। तो आई थिंक हम इसको बैठ के एक एग्जीक्यूशन वाले फेस की तरफ इसको पुश करें और इन जो हमारी डिस्कशन होती है, जो पॉइंट्स हम लोगों के माइंड में, हम उसको मार्केट में सर्कुलेट करें ताकि लोगों का जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अच्छा, मेरा तो क्लोजिंग मार्क्स ही 5 मिनट का है। अच्छा जी, मैं अब आपसे यहाँ वादा करके जा रहा हूँ, खासतौर पर आपसे शेख साहब, कि आप जब भी कहेंगे मेरी ई कॉमर्स टीम आ जाएगी और उस पीक आवर्स में आ जाएगी जब आपके स्टूडेंट ऑनलाइन आपके साथ बैठे हों, ताकि उनके साथ एक लाइव सेशन करके उनको समझाया जाए। उससे पहले हम इन दोनों के साथ या आपके साथ बैठ के अपनी कॉमर्स टीम के साथ ये एफिलिएट प्लान को डिस्कस करके इसकी प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि इसमें कोई भी अच्छा बोलने वाला, अच्छा कोई दिखने वाला या अच्छा जान पहचान वाला एफिलिएट में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, जो इसमें समझने की बात वो ये है कि आपकी ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो मार्केटिंग की कॉस्ट है उसको नीचे ले आएगा। वही कॉस्ट आप स्टूडेंट को देते हैं वो अच्छा देखिए, उसने मिल रही हो। हमारे यहाँ तो डॉक्टर के क्रेडेंशियल भी कभी नहीं चेक होते, कहते हैं यार कोई चंगा डॉक्टर दसी। तो हमारा तो कल्चर ही यही है मेरे ख्याल से। पर्सनलाइज सेलिंग सर, नो डाउट पर्सनलाइज सेलिंग। यार आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आज हमने बात की ड्रॉप शिपिंग में, आज हमने बात की एफिलिएट अर्निंग पे, आज हमने बात की शॉपिफाई पे, आज हमने बात की पेमेंट गेटवे पे, आज हमने बात की रिटर्न्स पे और बेतहाशा और टॉपिक्स। तो आज का जो एपिसोड है बहुत ज्यादा स्पेशल था। गेस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल थे, यमीन मलिक साहब, उस्तादों के उस्ताद, रिटेल इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, और शायद ही कोई ऐसा ब्रांड हो जिसपे यमीन मलिक साहब ने काम नहीं किया। उमर मुबीन साहब, नो डाउट चेयरमैन पीईए, मार्केटिंग
एडवर्टाइजमेंट सारी इनके हाथों में ऐसी है कि जिस तरीके से कोई जादू करते हैं और ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। शेख इमरान साहब स्पेशली मुल्तान से आए हैं, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि ये आए, इन्होंने अपना टाइम दिया और इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने अपना नॉलेज शेयर किया। फिर रजा भाई कराची से स्विच पेमेंट गेटवे, सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल ही होता है शॉपिफाई पे पेमेंट गेटवे लगाना है, कैसे लगाना है? तो स्विच से बेहतर मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान में कोई पेमेंट गेटवे जिसके अंदर सारा ही सोल्यूशन, आपको वॉलेट मिल जाता है, आपको बैंकिंग ऑप्शन मिल जाती है, आपको ईजी पैसा जैस कैश से पेमेंट मिल जाती है। इनके साथ मिलकर हमने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर हमने पर्सनलाइज पेमेंट गेटवेज बनाए हैं, तो इंशाल्लाह इस पर भी कभी बात करेंगे। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। कोई सवाल हो आपको जरूर कमेंट सेक्शन में करें, हम इनको दोबारा बुला के इनसे आपके सवाल इन तक पहुंचाएंगे। अगर आपने एंजॉय किया हो तो इस वीडियो को दूसरों से जरूर शेयर करें। आज की बैठक के एपिसोड से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप भी इस बैठक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम लोगों से रब्ता करें, ताकि इस कारपेट का नाम क्या रखा था हमने लास्ट टाइम? जादुई जादुई कारपेट पे आप भी आके बैठ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।